प्रणाम करते हैं सभी देवी एवं सज्जनों को। तो शुरुआत करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज फिर से एक नए चैप्टर का। आज का जो चैप्टर है वो क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 है। हालांकि आपके नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर का फेरबदल हो चुका है। नए सिलेबस में 5 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये 7 के जगह पर 5 हो, क्योंकि 2 चैप्टर बीच में कट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर के नाम से देख लीजिए, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया का है पढ़ाई करना। आज इसके नोट्स के बारे में देखेंगे। सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर में कि इसमें आपको ना नोट्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें आपको प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ना है। ज्यादातर चीजें जो हैं इसके अंदर वो क्वेश्चन के रूप में है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। सबसे पहले स्लाइड की तरफ लेके चलते हैं। पहला स्लाइड हमारा कहता है, सबसे पहला स्लाइड कहता है शुरुआती छपी पुस्तकें या किताबें। जो शुरुआत में पुस्तक छपी, किताब छपी, न्यूज़पेपर छपा या कहानी की बुक कुछ भी छपी हो, उसके बारे में जाना है। क्योंकि चैप्टर का जैसा कि आपको नाम ही है कि मुद्रण है, मतलब प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से प्रिंट होती थी, उसका विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चीन में, जापान में और कोरिया में हुआ। ये तीनों जगह पे सबसे पहले प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ, प्रिंटिंग का विकास हुआ। लेकिन इसमें एक छोटा सा लोचा है, वो ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे सबसे पहले जापान में हुआ। जापान में किसने किया? तो बौद्धिस्टों ने किया। बौद्धिस्ट मतलब आपको तो पता है ना कि जापान में, चीन में ज्यादातर ना बुद्ध भगवान के मानने वाले लोग हैं, बौद्धिस्ट हैं, उन्हें बौद्धिस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ। सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। तो अगर सबसे पहले की बात करी जाए तो वो जापान में हुआ था। चीन में 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उससे कागज पर प्रिंटिंग की जाती थी। शुरुआत में आज की तरह वो मशीनें नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के अभी मशीन आ गए हैं कि फटाफट कलर प्रिंटिंग कर लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग कर लीजिए, डिजिटल प्रिंटिंग, फोटो वगैरह बहुत सारी चीजें निकल जाती है। तो उस समय ऐसे प्रिंटिंग नहीं थे, क्योंकि शुरुआती समय था और प्रिंटिंग होना शुरुआत ही हुआ था। तो 554 ईस्वी की बात है कि चीन में लकड़ी के ब्लॉक पर, मतलब लकड़ी पे चीजों को ना गोद के बनाया जाता था और उससे कागज के ऊपर उसको छाप लिया जाता था स्याही लगा के। उस जमाने में क्या था, कागज बहुत ही पतले थे। अभी मॉडर्न युग में, आधुनिकरण में पेपर भी बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, पेपर की भी बहुत सारी क्वालिटी आ गई है। लेकिन जब शुरुआती समय था उस समय कागज बहुत पतले हुआ करते थे और झाड़ीदार होते थे। ऐसे कागज पर दोनों तरफ प्रिंटिंग नहीं हो पाता था। मतलब दोनों तरफ अगर प्रिंटिंग करने जाते थे ना, तो एक तरफ जो हम प्रिंट करते थे वो पीछे की तरफ दिखाई देने लगता था। और मान लो ऐसे स्थिति में यदि हम दूसरे तरफ भी उसका प्रिंट कर दे तो वो इस तरफ दिखाई देने लगेगा। तो दोनों ना वो लेवापोती हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है उसमें। तो इसमें क्या है कि पतला कागज था तो दोनों तरफ प्रिंटिंग नहीं हो पाती थी, सिर्फ सिंगल साइड ही हम प्रिंटिंग कर पाते थे। कागज के दोनों सिरों को टाके लगाकर फिर बाकी कागज को मोड़कर एकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी। देखिए यहाँ पे एक नया शब्द आया है, एकॉर्डियन। तो एकॉर्डियन क्या है? आपने ग्रीटिंग कार्ड वगैरह देखा होगा, लोग नए साल में देते हैं लोगों को हैप्पी न्यू ईयर का, तो वो क्या होता है, मुड़ा मुड़ा सा होता है। तो एकॉर्डियन बुक में भी ऐसे ही होता था कि वो प्रिंट कर लेते थे और उसे मोड़ के रख लेते थे ताकि लंबे समय तक यह सुरक्षित रह सके, हमारे द्वारा छापी गई चीजें लंबे समय तक चल सके। तो ये थे शुरुआती समय में जब प्रिंटिंग शुरू हुआ था, नए नए टेक्नोलॉजी नहीं आए थे, बस बहुत ही नॉर्मल चीजों के साथ ना प्रिंटिंग किया जाता था। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर में ज्यादातर चीजें हमें प्रश्न के रूप से पढ़ना है, हम क्वेश्चन के रूप में जानेंगे। तो फिर एक क्वेश्चन आया, उस जमाने में किस तरह की किताबें छापी जाती थी और उन्हें कौन पढ़ता था? अगर प्रिंटिंग शुरू हो गई, अगर चीजें छपाई होने लगी, अगर पेपरों के एक तरफ छपाई होती थी, तो आखिर कौन सी किताबें थी जो छपाई में आती थी और कौन कौन से लोग उसे पढ़ते थे? क्या वो नोवेल हुआ करता था, वो न्यूज़पेपर हुआ करता था, कहानियों का किताब होता था, बच्चों का किताब होता था, वही वो किताबें थे जो आजकल हम पढ़ाई के रूप में करते हैं। तो इसके बारे में जानना है कि उस समय कौन कौन सी किताबों की छपाई होती थी और उसके पढ़ने वाले कौन कौन से लोग होते थे। एक लंबे समय तक चीन का राजतंत्र ही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था। आपको पता है कि उस समय में लोकतंत्र नहीं था, राजा के द्वारा शासन होता था, और जहां पे राजा के द्वारा शासन हो उस जगह को हम राजतंत्र कहते हैं। तो राजा के द्वारा जो काम की चीजें होती थी उसी की छपाई होती थी चीन में।
इसमें क्या होता था, चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। आज के समय में आप भारत में देखते हैं ना कि आईएएस लोग बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो वो किस परीक्षा के तहत बनते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, सिविल सर्विसेज ही कहलाता है। तो उस समय भी चीन में क्या था कि जो राजा होते थे वो अपने प्रशासनिक कार्य के लिए, मतलब अपने सरकार के अंदर जो उनका अकाउंट वाला काम था, या प्रजा को देखना था, या कोई सड़कें बनवानी थी, या कोई पुस्तकालय बनवानी थी, या XYZ किसी भी प्रकार के कामों के लिए वो क्या करते थे, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के रूप में अपने प्रशासनिक लोगों का बहाली करते थे, लोगों को भर्ती करते थे। और इस भर्ती के लिए क्या होता था, परीक्षा द्वारा उनका चयन होता था। पहले एग्जाम दो, जैसे हमारे भारत में भी होता है कि पहले परीक्षा दो, फिर यदि आप पास हो जाते हैं, कई सारी प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद जाके आप आईएएस और आईपीएस बन पाते हैं। तो उनकी बहाली करने के लिए, परीक्षा के लिए चीन का राजतंत्र बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तक छपवाता था, बहुत सारी किताबें बनवाता था राजा अपने हिसाब से, ताकि बच्चे उसे पढ़ के एग्जाम में पास हो सके। तो शुरुआती समय में चीन में जो छपाई होती थी, इन्हीं सभी किताबों का होता था। 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। 16वीं सदी तक आने के लिए अभी के समय में कौन नहीं चाहता है कलेक्टर बनना। हर एक इंसान जो पढ़ाई करना चाहता है वो चाहता है कि मैं कलेक्टर बनूं। अब तो ये तो मतलब कि लोग कहते भी है, कमेंट भी करते हैं किसी किसी को कि कलेक्टर है कहीं का क्या, इसका क्या मतलब है, बहुत अच्छा पोस्ट होता है, बहुत मतलब नौकरी होने के बाद आपका मार्केट कहिए या फिर समाज कह लीजिए, उसमें आपका वर्चस्व आ जाता है, आपको लोग अच्छे नजरिए से देखने लगते हैं, भले ही आप किसी प्रकार के लोग हो। तो उस समय क्या हुआ कि इन उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई। कब, 16वीं सदी आते आते तक लोग ज्यादा से ज्यादा इस एग्जाम को पास करके राजा के यहाँ काम करने की कोशिश करने लगे, इसलिए किताबें छपने की रफ्तार भी बढ़ गई। जब ज्यादा संख्या में बच्चे आ गए तो उनके पढ़ने के लिए ज्यादा किताबें चाहिए, और ज्यादा किताबें चाहिए तो आएगा कहां से, तो प्रिंटिंग प्रेस से आता था। तो राजा अपने कार्य के हिसाब से बहुत सारी पुस्तकें छपवाता था, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़े और उसके यहाँ नौकरी कर सके, सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास हो सके। तो अगर आपसे पूछा जाए उस जमाने में किस तरह की किताबें छापी जाती थी, तो बच्चों के पढ़ाई करने वाले किताबें छापे जाते थे, छात्रों के लिए किताब छापी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किताबें छात्रों के लिए ही छपती थी, वो डिटेल्स मैं आपको आगे बताता हूं। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा से पूछा जा रहा है कि क्या केवल विद्यार्थियों के लिए छपाई होती थी। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि ज्यादातर किताबें जो राजा है वो अपने सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए, अपने प्रशासनिक कार्य में पास होने वाले बच्चों के लिए छपवाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी किताबें जो थी जो राजा छपवाता था वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए था, स्टूडेंट के लिए था, छात्र के लिए था, तो नहीं। 17वीं सदी तक चीन के, 16वीं सदी तक बच्चों की संख्या बढ़ गई थी। अब 17वीं सदी की अगर बात कर ले तो चीन में शहरी परिवेश बढ़ने के कारण, मतलब ज्यादातर लोग ना शहरों में बसने लगे। शहरी परिवेश कहने का मतलब है कि जब गांव से लोग आकर शहरों में बसने लगे तो उसे शहरी परिवेश कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि शहरी परिवेश बढ़ने के कारण छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा, अलग अलग चीजों के लिए छपाई होने लगी। अब छपाई केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों तक सीमित नहीं था, मतलब ये नहीं कि जो समाज के बड़े कास्ट के लोग हैं या बड़े ओहदे के लोग हैं या फिर ऑफिसर रैंक के लोग हैं वही किताब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था। अब क्या हुआ कि अब व्यापारी भी रोजमर्रा के जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे। जो व्यापार करते थे, जो चीजों का मतलब कहीं एक जगह से दूसरे जगह खरीदना बेचना, वो लोग भी अपने विज्ञापन के लिए, अपने ऐड के लिए, अपने प्रचार के लिए छपाई का इस्तेमाल करने लगे। देखिए, उनको यह लगता था कि यदि हम छपाई के माध्यम से कोई आंकड़ा संभाल के रख सकते हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है। इसलिए तो डायरी, खाता बही, पेपर, कलम इत्यादियों का उपयोग होता है कि उस पर हम चीजों को लिख के रख लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक हम उसे सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा कहानी, कविता, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी छप कर आने लगे। लोगों ने जब देखा कि किताबें जब आ ही रही हैं तो उनका दिलचस्पी बढ़ने लगा, वो और चीजों के बारे में जानना, पढ़ने के सोचने लगे, जानने के बारे में सोचने लगे। जिसमें कहानी था, कहानी पढ़ना सबको पसंद है, अभी के समय तक कहानी पढ़ना पसंद है और अभी भी बहुत अलग अलग तरह की किताबें आती है। कविताएं थी उसमें, जीवनी था, आत्मकथा था, नाटक था, ये सभी छपकर वहां पे आने लगी। इससे पढ़ने के शौकीन लोगों के शौक पूरे हो सके। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई करने का बड़ा शौक होता है, वो कोई ना कोई पत्रिका पढ़ते हैं, कोई ना कोई कहानी किताब पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, तो बहुत तरह की चीजें हैं जिसको पढ़ने का उनको इच्छा जगता है, तो उनके शौक पूरे होने लगे। इसके अलावा खाली समय में पढ़ना एक फैशन जैसा बन गया था। जब लोग खाली रहते थे ना तो कोई किताब लेके बैठ जाते थे, उसको पढ़ते थे। उसमें अलग अलग कहानी हो, कविता हो, फैशन से जुड़ी हो या फिर आत्मकथा हो, अलग अलग चीजों
चीजों का शौक था, लोग अलग अलग चीजें पसंद किया करते थे। अब देखिए रईस महिला जो थी, जो बहुत रईस थी, कहने का मतलब है जो पैसे वाली महिलाएं थी, उस समय भी उन्होंने पढ़ने का शौक बढ़ने लगा। उनके अंदर भी ये बुक, नॉवेल, पत्रिका, किताबें, जीवन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बातें, ये सब चीजें ना पढ़ने का उनको शौक जगने लगा। उसमें से कईयों ने तो अपनी कविताएं और कहानियां भी छपवाई। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी या बहुत सारे पुरुष ऐसे थे जो कविता लिख सकते थे या कहानी लिख सकते थे, तो उन्होंने खुद का कविता लिखा, कहानी लिखा और उसे प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया और उन कहानी और कविता को दूसरे लोग भी पढ़ा करते थे। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोरिया हो, चीन हो या जापान हो, अगर बात प्रिंटिंग प्रेस की आती है तो सबसे पहले कहां आया? जापान में आया। तो जापान में छपाई कैसे आया? छपाई की जो कार्यक्रम था या प्रिंटिंग प्रेस का कार्यक्रम था या फिर किसी भी चीज को छापना या उस पर मुद्रण करना था, वो जापान में कैसे आया? तो प्रिंट टेक्नोलॉजी को बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 768 से 770 ईस्वी के आसपास जापान लाया। बौद्ध धर्म के जो लोग थे, जो बौद्धिस्ट थे, जो बुद्ध भगवान को मानने वाले थे या उनके फॉलोअर थे, उन्होंने इसको जापान में लाया और बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र जो 868 ईस्वी में छपी थी, इनको जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। 868 में जापान में जो किताब छपी वो बुद्ध भगवान के धर्म के हिसाब से जो किताब थी उसका नाम था डायमंड सूत्र। तो ये जापानी लोगों का मानना है कि ये हमारे जापानी भाषा में छपने वाली सबसे पुरानी किताब है। उस समय पुस्तकालयों और किताब की दुकानों में हाथ से छपी किताबें और अन्य सामग्रियां भरी होती थी। उस समय इतना मशीन नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि चीन में लोग क्या करते थे कि लकड़ियों के ऊपर जो गुदाई होता है उसके माध्यम से उसको स्याही डालते थे, फिर उससे पेपर पे छपाई करते थे। बहुत मेहनत का काम होता था। तो इस समय तक, अभी तक तो मशीन वगैरह आया नहीं था, तो लोग ना हाथों से छपाई करके जो पुस्तकें बनाते थे उन्हीं को पुस्तकालय में रखा जाता था। किताबें कई विषयों पर उपलब्ध थी, अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें थी, पुस्तकें थी। जैसे महिलाओं के लिए जो किताबें आती है, जो महिलाएं पढ़ना पसंद करती है, संगीत के बारे में था, साजो सामान के बारे में था कि सजना कैसे है, ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, डिजाइन कैसे बनाना है। हिसाब किताब के ऊपर भी था, कैसे आप अपने व्यापार के बारे में चीजों को संभाल के रख सकते हैं। अनुष्ठान के बारे में था, पूजा पाठ कैसे करें, इन सभी चीजों के बारे में भी किताब आना शुरू हो गया। फूल साजी, फूलों को कैसे सजाएं, तो ये सारी पुस्तकें हाथों से बना के पुस्तकालयों में आ चुकी थी। शिष्टाचार और रसोई पर लिखी आदि पुस्तकें भी आ गई थी, कैसे लोगों को शिष्टाचार मेंटेन करना चाहिए, कैसे शिष्टाचारी बनना चाहिए, इसके अलावा रसोई में कौन से पकवान कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीजें, किताबें अब जापान में आ चुकी थी, जो पुस्तकालयों में आसानी से मिलना शुरू हो गया था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है यूरोप में मुद्रण का आना। यूरोप में जो छपाई था या प्रिंटिंग था वो कैसे आया? तो सिल्क रूट के माध्यम से। हमने पहले के चैप्टर में ना सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है कि सिल्क रूट क्या था? रास्ता था, सड़क था, जो कई देशों को यूरोप के साथ जोड़ता था, चीन को यूरोप के साथ जोड़ता था। तो इसके माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीन कागज यूरोप पहुंचा। चीन का जो कागज था, पेपर था, वो कहां पहुंचा? यूरोप पहुंचा। और मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गया। मार्को पोलो जो था वो चीन से छपाई के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में जानकारी हासिल किया, उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल किया और कहां पहुंचा? तो वो इटली पहुंच गया। अब देखिए, किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेखक कहने का मतलब है वैसे लोग जो इन लेखों को हाथ से लिखते थे या फिर कातिब को रोजगार देने लगे। अब क्या है कि लोगों ने पुस्तक की डिमांड की, पुस्तक का मांग आया, किताब पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। तो क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस वाले जो वो करते थे, छपाई करते थे, उन लोगों ने आदमी को हायर करना शुरू किया कि आओ भाई हमारे यहाँ चीजों को लिखो, छापो। उसके लिए उन्होंने सुलेखक और कातिब का इस्तेमाल किया है। हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। उस समय में अब लोगों की संख्या बढ़ रही थी, किताब पढ़ने वाले लोगों की। अब कितने लोगों को आप हाथ से लिख के किताब दोगे? किताब एक पेज का तो किताब होता नहीं, किताब में बहुत सारे पेजेज होते हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति एक किताब को एक दिन में बहुत से बहुत, एक दिन में भी नहीं लिखा जाएगा, कितना लिखेगा वो? और अगर एक किताब को एक दिन में लिख भी लेता है तो लिखने वाला एक है और पढ़ने वाले हजारों की संख्या में थे। तो क्या उनके डिमांड को पूरा किया जा सकता था? नहीं
नहीं किया जा सकता था, हाथों से लिखे किताबों से उनके डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता था। तो ये था यूरोप में मुद्रण का आना। जब यूरोप में छपाई की चीजें आ गई, चीन से आया, मार्को पोलो लेके आया, सिल्क रूट के माध्यम से लेके आया और 1925 में लेके गया था, इटली तक पहुंच गया था। तो अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में कहता है गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। देखिए यहाँ पे गुटेनबर्ग भी एक व्यक्ति का नाम है। योहान गुटेनबर्ग के पिता जो थे वो व्यापारी थे, वो सामानों का मतलब मुख्यतः ये ना तेल का व्यापार करते थे, तेल को पेरना और उसका व्यापार करना, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। तो शुरुआत से ही क्या हुआ कि वह खेती की एक बड़े रियासत में, मतलब खेती के अंदर ही वो पला बड़ा। कौन? योहान गुटेनबर्ग। और वो पढ़कर यहीं पे पलकर कहिए बड़ा हुआ। और जब वो बचपन से ही क्या देखता आया था कि तेल को कैसे निकाला जाता है, कैसे तेल और जैतून को पेरने की मशीनें काम करती है, शुरुआत से ही वो ये देखता आया था। तो बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला भी सीखी। बाद में योहान गुटेनबर्ग पत्थर को कैसे पॉलिश किया जाता है इसकी भी कला सीखी। और फिर लास्ट में क्या हुआ, सुनारी, और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। सुनारी मतलब जो सोने वगैरह का काम करता है। और इसके अलावा शीशे की चीजों को कैसे इच्छित आकार में, मतलब जैसा हम आकार चाहते हैं उसी आकार में उसको बनाना, इसमें उसने महारत हासिल कर ली। और अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके उसने अपने नए आविष्कार में, जिसे हम ना जैतून प्रेस या प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, इसका निर्माण किया। किसने किया? योहान गुटेनबर्ग ने किया। और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया जाता था। इसमें क्या हो जाता था कि अक्षर बनाने के लिए वो सांचे का उपयोग करता था। सांचा समझते हैं ना, किसी भी आकृति को सुदृढ़ आकृति प्रदान करने के लिए सांचे का उपयोग किया जाता है। तो यही काम योहान गुटेनबर्ग भी क्या करता था। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया और इससे सबसे पहली जो पुस्तक छपी वह थी बाइबल। अब 1448 की बात है, योहान गुटेनबर्ग ने अपने इस मशीन को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया, पूरी तरह से। अब वह प्रिंटिंग करने के लिए तैयार था। और जब सबसे पहले उसे प्रिंटिंग किया गया तो वह पुस्तक कौन सी थी? बाइबल थी। इसने अपने धार्मिक पुस्तक को ही अपने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से छापा था। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है प्लाटीन क्या है। अब प्लाटीन को समझ लेते हैं। प्लाटीन एक लकड़ी का ना टुकड़ा होता था। उस टुकड़े पे क्या करते थे कि हम पेपर को लगा के उससे प्रिंट कर लिया करते थे, दबाते थे तो वो उसके ऊपर छप जाता था। शुरुआत के समय में तो यह लकड़ी का होता था, लेकिन बाद में यह इस्पात का, लोहा का, टीना का भी आने लगा। तो देखिए लेदर प्रेस छपाई में प्लाटीन एक बोर्ड होता था जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छपाई को ना अब उस पेपर पे ले लिया जाता था। जो भी हम टाइप करते थे उसको उस पे दबा के रखते थे, वो उस पे छप जाता था। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, काठ मतलब लकड़ी का होता था, लेकिन बाद में इस्पात का बनने लगा, लोहे के भी आने लगे। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं, मुद्रण क्रांति और उसका असर। जब ये छपाई की क्रांति हुई चारों तरफ, यूरोप में हो, चीन में हो, जापान में हो, कोरिया में हो, जब चारों तरफ छपाई होने लगी तो कौन कौन सी क्रांतियां आई हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आई हैं, उसको भी जानना है। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। जब बहुत सारी चीजों का छपाई होना शुरू हो गया, बहुत सारी चीजें बढ़ने लगी आगे, बहुत सारी पुस्तकें आने लगी, तो एक नया वर्ग का उद्गम हुआ, मतलब नया वर्ग आया। वो कौन सा वर्ग था? वो था पुस्तक पढ़ने वाला वर्ग। वो ना लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ने के शौकीन हो गए थे। छपाई में लगने वाली लागत एवं श्रम कम हो गया, छपाई से किताबों की कीमत गिर गई। जब बहुत ज्यादा छपाई होने लगा ना तो कीमत गिर गई, क्योंकि पहले तो हाथ से छपाई होती, ज्यादा मेहनत लगता था तो वो ज्यादा महंगा भी बिकता था। लेकिन जब मशीन आई, गुटेनबर्ग के अलावा बहुत सारे मशीनें उस समय तक आ चुकी थी, जिससे छपाई बहुत ज्यादा तेजी से होने लगा। हालांकि अभी के समय में जिस तरह से छपाई होती है उस समय में नहीं होती थी, लेकिन छपाई पहले से बेहतर हो गई थी। तो बाजार जो था वो किताबों से पट गया, मतलब बहुत सारी किताबें आ गई मार्केट में। पाठक वर्ग भी बेहतर होता गया, मतलब कि बहुत ज्यादा किताबों को पढ़ने लगे। और मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता थी, श्रोता कहने का मतलब है सुनने वाले। अभी क्या था कि किताबें नहीं आई थी तो लोग जानकारियों को एक दूसरे से सुनते थे कानों के माध्यम से, लेकिन अब वो जानकारी को पढ़ने लगे, मतलब अब वो क्या हो गए, पाठक में बदल गए। पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला।
अब किताबें समाज का व्यापक तबकों तक पहुंच चुकी थी, मतलब जो किताबें थी वो समाज के हर एक लोगों के पास पहुंच चुकी थी, हर एक लोग पढ़ सकते थे। पहले क्या होता था, रईस लोग पढ़ते थे बहुत, और इससे ये भी फायदा हुआ कि बहुत ज्यादा ना लोगों के अंदर पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी आई, लोग साक्षर होने लगे। जब किताबें आने लगी तो लोगों के मन में आया कि हम भी पढ़ेंगे भाई, तो लोग जागरूक होने लगे और साक्षर होने लगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर। अब देखिए इसमें धर्म घुस गया है, धार्मिक चीजें घुस गई है। वो क्या है, तो अधिकांश लोगों को यह भय था कि अगर मुद्रण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विद्रोही एवं अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। जिस तरह से किताबें बहुत ज्यादा छपाई होने लगी, जिस तरह से हर लोगों के पास छपने का मतलब मशीन सब आने लगा और लोग धड़ल्ले से किताबें छाप रहे थे, तो ऐसे में कुछ लोगों को लगा कि अगर इसके छपाई पर थोड़ा अंकुश न लगाया जाए, न रोका जाए, तो ये कुछ से कुछ छापते रहेंगे, धर्म के खिलाफ हो जाएगा। ये धर्म सुधारक मार्टिन लूथर की अगर बात कर ले तो इनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का वर्णन किया है। नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने क्या किया, तो चर्च में होने वाली कुरीति का मतलब जो दिक्कतें थी, जो वहां पे घटनाएं होती थी, उसके बारे में अपने लेख में लिखा है। धर्म विरोधियों को सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इंक्विजिशन आरंभ किया। देखिए इंक्विजिशन क्या है, इंक्विजिशन के तहत क्या होता था कि वैसे लोग जो धर्म के खिलाफ बोलते थे या समाज को भड़काते थे, उनको चिन्हित किया जाता था, उन्हें पहचाना जाता था और उनको दंड दिलवाया जाता था। तो ये इंक्विजिशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। ये धर्म के विरोध में होने वाले लोगों के खिलाफ एक शुरुआत थी, जिससे उन लोगों को पहचाना जाता था जो धर्म के खिलाफ या समाज में किसी प्रकार के बुराइयों को फैलाते थे। 1558 में रोमन चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची प्रकाशित कर दी। ऐसे किताबें जो समाज के लिए सही नहीं था, जो धर्म के लिए सही नहीं था, जो हमारे आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर प्रभाव डाल रहा था, उस किताब का एक सूची बना लिया कि इस किताबों को मार्केट से हटा देना है। ये कब हुआ, 1558 में हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, पढ़ने का जुनून क्या है। तो देखिए 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में साक्षरता का स्तर में काफी सुधार हुआ। मैंने अभी बताया ना कि जब किताबें आने लगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लगे, लोगों की इच्छा होने लगी कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को हासिल करें, और इसी कारण से क्या हुआ, साक्षरता स्तर मतलब जो पढ़ाई लिखाई हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता का स्तर 60 से 80% तक पहुंच गया था। मतलब 100 में से 80 लोग लगभग पढ़े लिखे थे, जो किताबों का पढ़ाई करते थे या पाठक हो गए थे। पाठक का मतलब है जो पढ़ते थे, वो किसी भी प्रकार की पुस्तक को पढ़े, कहानी पढ़े, कविता पढ़े, आत्मकथा पढ़े या किसी अन्य प्रकार के पुस्तकों को पढ़े। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग आदि सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें थी। जो पत्रिका थी, उपन्यास था या पंचांग था, ये सबसे ज्यादा उस समय बिकने वाली पुस्तकें थी। पंचांग तो खैर हर घर में होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसकी खरीदारी करते हैं। तो जब चीजों की खरीदारी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हम सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों की कैटेगरी में रखेंगे। छपाई के कारण वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों के नए विचार और नए खोज सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंच पाते थे। अब देखिए जो छपाई के कारण क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक खोज होता था, जो विज्ञान में नए नए अनुसंधान होते थे, शोध होता था, जानकारी हासिल होता था, वो आम लोगों के पास पहुंचने लगे। या तर्कशास्त्री, समाजशास्त्री, फिलोसफर जो भी नए ज्ञान देते थे वो भी आम लोगों के पास आसानी से पहुंच पाते थे। अब देखिए किसी भी नए आइडिया को अब अधिक से अधिक लोगों के साथ बांटा जा सकता था और उस पर बेहतर बहस भी हो सकता था। कोई भी नया आइडिया है, वो चाहे देश का हो, परिवार का हो, समाज का हो, तो अब वो क्या है, छपाई होने लगा। समाज में एक लोग से दूसरे लोगों के पास जाने लगा, तो लोग सभी लोग उसकी जानकारी रखते थे और लोग उसके ऊपर तर्क वितर्क कर सकते थे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ा और सुधार होना चाहिए। पहले ये सब चीजें तो थी नहीं, पहले तो एक जगह के लोगों को दूसरी जगह तक का खबर ही नहीं होता था। और जानते हैं कि यहीं से शुरुआत हुआ था फ्रांसीसी क्रांति का भी। इसमें जड़ छुपा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति का, क्योंकि इससे पहले तो मुद्रण जब तक नहीं था तब तक लोगों का आचार विचार एक जगह से दूसरी जगह जाता कहां था। लेकिन जब मुद्राएं प्रकाशित होने लगी, जब प्रकाशन बढ़ा, तो लोगों के बीच में एक चीज आई कि अब देखो कि राजा के प्रति उनको पता चला कि अरे यार वहां तो लोगों के साथ बहुत परेशानी हो रहा है, राजा बहुत परेशान कर रहा है। तो लोगों के मानसिक बदलाव आए कि नहीं अब हमें इन सब चीजों को बदलना होगा। तो ये भी एक कारण है फ्रांसीसी क्रांति का।
आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। देखिए आ ही गया फ्रांसीसी क्रांति, मैंने भी आपको बताया था। कई इतिहासकारों का मानना है, कई इतिहासकार जो इतिहास के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि प्रिंट संस्कृति ने ऐसा माहौल बनाया जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। जब से ये किताबें छपनी शुरू हुई, जब से पेपर आना शुरू हुआ, जब से लोगों की कविताएं आना शुरू हुई, जब से आत्मकथा आना शुरू हुआ, इसी कारण से क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत आई। इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं, उन कारणों के बारे में जान लीजिए कि छपाई के चलते विचारों का प्रसार, उनके लेखन के परंपरा और विश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की गई। जब चीजों का खबर एक जगह से दूसरे जगह बढ़ने लगा, लोगों की जानकारियां एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगी, तो उन्होंने इस तरह के निरंकुशवाद की आलोचना की, कहा कि यह सही नहीं है। रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया गया। यह नहीं कि राजा का बेटा ही राजा होगा, नहीं, जो समाज में अच्छा नेता होगा, जो समाज के भले के लिए सोच रहा होगा, उसे नेता बनाओ, उसे राजा बनाओ। चर्च की धार्मिक और राज की निरंकुश सत्ता पर हमला छपाई के बाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। जो चर्च के उस समय वर्चस्व था अपने समाज में, उनके इस वर्चस्व के प्रति लोगों ने वाद विवाद किया, लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने नई संस्कृति को जन्म दिया। देखिए अगला स्लाइड हमारा नहीं है, ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे कंटिन्यू पार्ट 2 इसका। अब हम इसके दूसरे पार्ट में इसको आगे की ओर पढ़ेंगे। यहां तक की जानकारी आप सभी को यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको इसके अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।